वीडियो में थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जन पोषण तथा स्वास्थ्य। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जन पोषण की कार्य नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किस प्रकार की कार्य नीति अपनाई गई है? आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियाँ। इसमें क्या होता है, पोषणहीनता पर कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए भोजन को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कराई जाती है ताकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनका कंजप्शन लोग कर सकें, उनको बढ़ावा दिया जाता है और इसके द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा किए जाने की पहल की गई थी। उसके बाद पोषण आधारित दृष्टिकोण अथवा औषधीय दृष्टिकोण को भी अपनाकर कुछ कार्यनीतियाँ बनाई गई थी, जिसमें पोषक पूरक भोजन पदार्थ दिए जाते हैं। जैसे किसी को विटामिन ए, आयरन की कमी है तो उस प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर आहार कंज्यूम करने की सलाह दी जाती है। तो औषधीय दृष्टिकोण इसको हम कहते हैं। जैसे विटामिन ए के लिए, आयरन की कमी पूरी करने के लिए एक बड़ी जनसंख्या को कवर करने के लिए इस प्रकार की कार्यनीतियाँ अपनाई जाती हैं। अब हम कुछ कार्यक्रमों के बारे में पढ़ेंगे आगे, जो हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले है समेकित बाल विकास योजना, जिसको आप ICDS के नाम से भी जानते हैं। जो हम लोकल लैंग्वेज में कहें या रोज़मर्रा की भाषा में कहें तो आंगनवाड़ी, जितनी भी हमारी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वो ICDS के अंतर्गत आते हैं। तो ये ICDS यानी कि समेकित बाल विकास योजना कब लॉन्च की गई थी? ये 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। ICDS कवर करती है कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को, जैसे कि 0 to 6 एज ग्रुप के बच्चों को, प्रेग्नेंट वीमेन को, लैक्टेटिंग वीमेन को यानी कि गर्भवती माताओं को, और दुग्धपान कराने वाली माताओं को ये कवर करती है। प्रेग्नेंट वीमेन को कवर करती है। इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं या कौन कौन सी सर्विसेज ICDS के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं? ICDS में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जिसको आप पूरक आहार कहते हैं, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ चेकअप्स और रेफरल सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं। अब ICDS की शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी न्यूट्रिशनल यानी कि पोषणता को और हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने के लिए। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषकता को बढ़ाने के लिए और हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने के लिए, और माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए। जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं स्कूल से यूजुअली, उनको कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और एक और कारण था इस योजना की शुरुआत करने का, ताकि मदर्स को इतना कैपेबल बनाया जा सके कि वो अपने बच्चों का अच्छे तरह से लालन पोषण कर सके। इवन ICDS के द्वारा विटामिन A की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, आयरन की टैबलेट्स दी जाती है, विटामिन B12, विटामिन D3, कैल्शियम सिरप्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं आंगनवाड़ी के थ्रू ही। रेफरल सर्विसेज में जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, उसका शुरुआती हेल्थ चेकअप आंगनवाड़ी में ही किया जाता है। जैसे गांव में ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती तो शुरुआती हेल्थ चेकअप आंगनवाड़ी में किया जाता है ANMs के द्वारा, जो नर्सेज होती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो नर्सेज होती हैं उनके द्वारा। उसके बाद उनको वहाँ से रेफ़र किया जाता है बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ताकि वो अपने और अपने बच्चे की देखभाल कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम आया था, जो कार्यक्रम थे, उनमें से पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। इसमें विटामिन A की कमी के कारण जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जो अंधापन होता है, उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम चलाया गया था। राष्ट्रीय अरक्त नियंत्रण कार्यक्रम, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि अनीमिया से बचने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी को शरीर में पूरा करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। इस तरह के कार्यक्रम छोटे छोटे लेवल पे चलाए जाते रहते हैं। उसके बाद आता है
आहार पूरक कार्यक्रम जैसे मिड डे मील जो अभी चल रही है, इसमें क्या होता है, आप यूजुअली देखते हैं इसमें स्कूल्स को अप्रोच किया गया है मिड डे मील्स के लिए। सरकार ने एक चीज़ नोट डाउन की गई थी कि जो बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं, वो इसलिए भी बढ़ रहे थे क्योंकि बच्चों के पास फैमिलीज़ के पास अपने बच्चों को फीड करने के लिए खाना नहीं था। तो इसके लिए स्कूल्स में मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें कि बच्चों को आहार प्रोवाइड किया जाता है लंच के दौरान, ताकि बच्चों की संख्या, ड्रॉप आउट रेट्स कम कम हो और बच्चों की संख्या बढ़ती चली जाए स्कूल में। हो सकता है बच्चे सिर्फ खाने के लिए ही एजुकेशन अटेंड करने आए, लेकिन उनकी रुचि होगी स्कूल में आने के लिए। उसके बाद अगला कार्यक्रम है भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, जिसमें जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आते हैं, अंत्योदय अन्न योजना। ये जो योजना है ये दिसंबर 2000 में लॉन्च की गई थी, दिसंबर 2000 में लॉन्च की गई थी। इसमें कवर किया गया था बीपीएल फैमिलीज़ को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाली जो फैमिलीज़ हैं, उनको कवर करने की कोशिश की गई थी। इसमें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जाते थे बीपीएल फैमिलीज़ को, यानी कि अनाज बहुत ही सस्ते दामों पर प्रोवाइड किया जाता था। जैसे वीट 2 रुपये पर केजी के हिसाब से दिए जाते थे, राइस 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से दिए जाते थे। पहले इसमें प्रत्येक फैमिली को 25 केजी अनाज दिया जाता था और धीरे धीरे अब वो बढ़कर 35 केजी पर फैमिली कर दिया गया। 1 अप्रैल 2002 से 35 केजीज इसको किया गया है। कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्या होता था, जैसे कोई कार्य के बदले फैमिलीज़ को अनाज प्रोवाइड किया जाता था। इतना कार्य करने पर इतना अनाज प्रोवाइड कराया जाएगा। उनको वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन के स्थान पर अनाज प्रोवाइड कराया जाता था। उसके बाद आते हैं स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार योजनाएं, जैसे आपका मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। उसमें क्या होता है कि कुछ घंटे का कार्य हर माह में प्रोवाइड कराया जाता है सरकार के द्वारा। आपको उसके लिए जो फैमिली है उसको रजिस्टर करना पड़ता है, उनका एक कार्ड बन जाता है जिसमें उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको कार्य प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट से। उसके बाद हम कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जन पोषण के कार्य क्षेत्र के बारे में। जन पोषण विशेषज्ञ की क्या भूमिका रहती है या उसका क्या कार्य क्षेत्र? अस्पतालों द्वारा रोकथाम और संवर्धन तथा शिक्षा संबंधी कार्यों में भाग लेने के रूप में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो जन पोषण विशेषज्ञ होते हैं। राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं यानी कि आईसीडीएस की जो सेवाएं हैं उनमें भाग ले सकते हैं जो आहार विशेषज्ञ होते हैं, जन पोषण विशेषज्ञ होते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कार्य करने के रूप में वो समर्थ होते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड परामर्श वो दे सकते हैं स्कूल्स में। शिक्षण यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में वो जा सकते हैं। रिसर्च शोध यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। उद्यम वृत्ति यानी कि अपना भी कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर के शिप में भी जा सकते हैं। तो इस चैप्टर को मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।